वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तनु एजुकेशंस बाय तनु यादव। कैसे हैं आप सब लोग। हमारी पुरानी वीडियो थी रस के बारे में, अब हम नई वीडियो लेकर आए हैं जो है संधि के बारे में। यहाँ पे मैं आपको संधि पढ़ाऊँगी, संधि के भेद, और फिर इसके बाद लास्ट में मैंने वीडियो में संधि को के लिए एक ट्रिक बनाई हुई है कि आप उसको किस तरीके से समझ सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। संधि की परिभाषा: दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिल जाता है तथा एक नया रूप धारण कर लेता है। ध्वनियों के इस मेल के कारण हुए विकार या परिवर्तन को व्याकरण में संधि कहते हैं। इसे हम ऐसे समझते हैं, ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, यानी कि वर्ण की बात हो रही है तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमें संधि प्राप्त होगी। अब संधि विच्छेद, तो संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के भेद: संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम पहले स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो स्वर संधि, स्वर वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिव धन आलय शिवालय, हिम धन आलय हिमालय। अब स्वर संधि के भी 6 प्रकार हैं, हम आगे उन्हें पढ़ेंगे। पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में जब दो सजातीय वर्ण, सजातीय स्वर मतलब एक ही जाति के होने चाहिए, अगर पहले आ है तो पीछे भी आ ही हो, अगर पहले ई वाला है तो पीछे भी ई ही वाला हो। तो जब दो सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे आ और आ मिलकर बड़ा आ बनाता है। जैसे भाव प्लस अर्थ, तो दोनों में से छोटा आ निकल रहा है और जो यहाँ आकर बड़ा आ बना रहा है। आ और आ दोनों बड़े आ हैं और वो निकलकर निष्कर्ष निकल के बड़े आ ही बनाते हैं। जैसे महा प्लस आशय महाशय, ई और ई मिलाकर भी बड़ी ई बनाती हैं। रवि प्लस ईश रवीश, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई बनाती हैं। रजनी प्लस ईश रजनीश, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बनाता है। जैसे सु प्लस उक्ति सूक्ति, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाता है। वधु उर्मी वधुर्मी। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे गुण संधि। जब छोटा आ बड़ा आ का छोटी ई बड़ी ई और छोटा ऊ बड़ा ऊ से मेल होता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ए और ओ हो जाता है। जब आ और बड़े आ का ऋषि से मेल होता है तो वहाँ पर अर हो जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे, आ के साथ अगर ई मिलती है तो वो ए बनाती है, आ के साथ अगर ऊ मिलता है तो वो ओ बनाता है, आ के बाद अगर छोटा ऊ मिल जाता है तो ओ बनाता है। बड़े आ के साथ अगर ऋषि मिल जाती है तो वो अर बनाता है। उदाहरण आप यहाँ से देख सकते हैं। थर्ड नंबर पे है वृद्धि संधि। यदि छोटा आ और बड़े आ के बाद ए या अय हो तो दोनों के मेल से अय हो जाता है, तथा यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद ओ हो तो दोनों के मिलने से अ हो जाता है। इन्हें देखेंगे, ए के पहले अगर आ है तो वो अय बनेगा, यानी यहाँ पे देखिए मात्राओं में 1 + 1 एक एक हो जाएगा। अ के बाद ए है तो अय बनेगा, आ के बाद ओ है तो औ, और बड़े आ के बाद भी औ है तो औ। फोर्थ नंबर पे देखेंगे यंड संधि। यदि छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आए तो ई का या होगा, ऊ का वा होगा और ऋषि का रा हो जाएगा। उदाहरण से देखते हैं, ई के बाद अगर छोटा आ आता है तो वो या में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ हो गया है यदि प्लस अपि यद्यपि। ई के बाद अगर अ आ जाए तो ये ए बनाता है, ऊ के बाद अगर आ जाए तो ये वा बनाता है, ऋषि के बाद अगर आ जाए तो ये रा की मात्रा में भी बदल जाता है। यहाँ पे जब भी या ए व और रा जब भी आएगा
तो जिस के पहले ये लगने वाला है, इसके पहले जो शब्द होते हैं उनको वो आधा कर देगा। जैसे प्रति, तो प्रति प्लस एक में जब ए आया है तो उससे पहले वाला वर्ण ता था वो आधा हो गया है। 5th नंबर पे देखेंगे अयादी संधि। जब ए, आए, ओ, औ के बाद इनमें भिन्न स्वर आ जाता है तो इनके स्थान पर ए का आए का आए, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। सो उदाहरण से समझते हैं। ए के साथ अगर आ है तो ये आय बनेगा, जैसे ने प्लस अन, नयन। आय के साथ अगर अ है तो ये आय बनेगा, जैसे यहाँ पे देखिए नायक बन गया है। आय के बाद अगर ई है तो ये आय बनेगा। ओ के बाद अगर आ है तो ये अब बनेगा। औ के बाद अगर आ है तो ये आप बनेगा। औ के बाद अगर ऊ है तो ये आबू बनेगा। हमारी स्वर संधि जितनी थी वो कंप्लीट हुई है। अब हम यहाँ पे देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसी व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल हो जाने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं जिन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। इसका पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे देखेंगे वर्ग का पहला, जैसे हम का वाली लाइन लेते हैं तो का में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है। तो हमें क्या करना है, इसके पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में, यानी कि अगर का है तो वो इसका तीसरा का 1 2 3 गा में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ उदाहरण से देखेंगे दिक प्लस दर्शन, तो ये जो का है ये अपने तीसरे वर्ण यानी कि ग में परिवर्तन होगा, तो दिक दर्शन का हो जाएगा दिग दर्शन। दिक अंबर, तो ये का फिर गा में जाएगा और यहाँ हो जाएगा दिगंबर। इसका दूसरा नियम, तो वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। जैसे मैंने पीछे बताया था वैसे ही हर एक लाइन का वर्ण होगा, पूरी लाइन का, तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा, तो आपको उससे परिवर्तन करना है। जैसे यहाँ पर पहला वर्ण उसके 9वें वर्ण में जाएगा, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, यानी ता अपने 5वें वर्ण में ना में पहुँच गया, जगन्नाथ। सत प्लस मार्ग, तो यहाँ पे ता अपने 5वें नंबर में यानी ता का ना होगा, वो वहाँ पे परिवर्तन हो गया है। ता के बाद ला हो तो ता ला में बदल जाता है। कैसे? अगर तत् प्लस लीन, तो यहाँ पे ता है और उसके तुरंत बाद ला आया है, तो ये जो ता है ये आधे ला में परिवर्तन हो गया है। उत प्लस लास, तो ये वाला ता भी आधे ला में परिवर्तन हो गया है। चौथा नियम कहता है कि ता के बाद यदि जा या झा हो तो ता जा में बदल जाता है। जैसे सत प्लस जन, तो ये ता जो है वो जा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा सज्जन। जगत जननी, तो यहाँ जो ता है वो जा में बदलेगा, तो जग जननी होगा। 5th नंबर का नियम कहता है ता के बाद यदि ट ड हो तो ता ड में बदल जाएगा। जैसे ता के बाद यहाँ पे ड आया है तो ये वाला ता यहाँ जाके डा में बदल गया है। 6 नंबर का नियम कहता है ता के बाद यदि शा हो तो ता का चा शा का छा हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास, तो यहाँ पे ता चा में बदल गया है। उत प्लस शिष्ट, तो यहाँ पे भी ता चा में बदल गया। आप देखते हैं ता के बाद यदि शा हो तो ता का चा हो जाता है। उच्चारण, तो यहाँ पे ता जो है वो आधे चा में कन्वर्ट हो गया, तो उच्चारण। अब यहाँ पे यदि ता के बाद हा हो तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। जैसे उद्धार, यहाँ पे ता के बाद हा है तो ये अपना ध में बदलेगा, उद्धार। तत् प्लस हित, ता के बाद अगर हा है तो ये फिर धा में बदल जाएगा, तो तद्हित। यदि ता के बाद ना हो तो ता का ना हो जाना। जैसे उत प्लस नत, तो ता के बाद ना है तो ये ता जो है वो ना में बदल गया है, उन्नत। 10वें नियम में बोलते हैं कि माँ का नियम है। यहाँ माँ के बाद य र ला वा हो तो माँ के स्थान पर अनुस्वर होता है। जैसे सम प्लस योग, तो माँ के बाद यदि आ आया है या आया है तो यहाँ पे अनुस्वर लग गया है, यानी ये माँ अनुस्वर के रूप में लग गया है। समयोग,
संविधान, तो संविधान। व्यंजन पहचानने की ट्रिक है, इसमें प्रथम पद के अंतिम वर्ण में हलंत लगा होता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसमें हलंत लगा होता है। अब हम देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम है। पहला नियम देखेंगे, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में भी आ हो अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतःस्थ व्यंजन अथवा हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यानी आ के बाद विसर्ग, उसके बाद या तो आ जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा अंतःस्थ व्यंजन या हा हो तो ये जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाता है। जैसे तपह वल, तो जब यहाँ पे अ और यहाँ पे भी आ निकला है छोटा, तो ये विसर्ग जो है वो ओ में बदल गया, यानी ये हो गया तपोवल। उदाहरण आप देख सकते हैं, विसर्ग का रा हो जाना। यदि विसर्ग के पहले अ, बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो बाद में बड़ा आ, छोटा ओ, बड़ा ओ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, रा, ला, वा में से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे यहाँ है पुनः प्लस जन, तो ये जो विसर्ग है वो रा बन गया है। उदाहरण और भी है, आप देख लीजिएगा। फिर है तीसरा नियम, विसर्ग का शा होना। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या शा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। कोई स्वर फिर उसके बाद विसर्ग हो और उनके बाद या तो च, छ या सा हो तो विसर्ग शा में बदल जाता है। नी प्लस छल, तो ये जो विसर्ग है वो शा में बदल के निश्चल होगा। बाकी उदाहरण आप देख लीजिएगा। विसर्ग का शा होना, विसर्ग के पहले ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श षटकोण हो जाता है। देखते हैं, देखिए ई और उ के बाद विसर्ग, उसके बाद क, ख, ट, ठ, प या फा तो विसर्ग की जगह पर शा होगा। जैसे नी प्लस कपट तो निष्कपट। बाकी उदाहरण आप देख लीजिएगा। सा, विसर्ग का सा होना, तो विसर्ग के बाद यदि ता, थ या सा हो तो विसर्ग का सा होता है। जैसे कोई भी स्वर है उसके बाद विसर्ग, उसके बाद अगर त, थ या सा हो तो ये सा में बदल जाता है। जैसे नमः प्लस ते, तो ये विसर्ग का सा हो गया है नमस्ते। यहाँ आप देख लीजिएगा उदाहरण। चौथा कहता है कि विसर्ग का लोप होना, यानी यहाँ से विसर्ग हट जाता है। तो यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, यानी कि विसर्ग नहीं लगा होता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, यानी जो पहले वाला स्वर जो भी था वो बड़ी मात्रा में आ जाता है। नी प्लस रोग, तो यहाँ पे नी में छोटी मात्रा थी, यहाँ पे बड़ी मात्रा में आई है क्योंकि ये दीर्घ हो गई है, तो नी रोग हो गया है। अब यहाँ पे संधि की पहचानने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जो आप लोगों को काम में आएगी और उपयोगी है। संधि का नाम दिया है दीर्घ स्वर संधि। इसकी पहचान के लिए शब्दों के बीच में बड़ी मात्रा यानी कि बड़े आ का और बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे तो समझ लीजिए दीर्घ स्वर है। गुण स्वर संधि में शब्दों के बीच में ए दिखाई देंगे तो समझ लीजिए, माफ़ करना, शब्दों के बीच में ए या ओ दिखाई दे तो वहाँ पर गुण स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि शब्दों के बीचों बीच आए और औ दिखाई दे तो वहाँ पर आप देख लीजिए वो वृद्धि स्वर संधि है। यण स्वर संधि में शब्दों के बीचों बीच या, व, र दिखाई दे तथा इनसे पहले कोई वर्ण आधा हो तो वहाँ पर यण स्वर संधि होगी। अयादि स्वर संधि शब्दों के बीचों बीच य, व दिखाई दे तो वहाँ पे अयादि स्वर संधि होगी। उम्मीद करती हूँ इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे।